सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर की अनदर लेक्चर में। और बेटा आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपना डुअल नेचर ऑफ मैटर। व्हाट डू यू मीन बाय डुअल नेचर ऑफ मैटर। बेटा आइंस्टीन साहब ने बोला था, जैसे कि मैंने पहले बताया आप लोगों को पिछले लेक्चर में, कि आइंस्टीन साहब ने बोला भैया कि हमारी जो लाइट होती है, लाइट का दोगला नेचर होता है, दोगला बिहेवियर होता है। लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है एज वेल एज पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन किए जाते हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। जबकि कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किए जाते हैं, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो यहां तक हम सारी बातें डिस्कस कर चुके। अब डी ब्रॉगली साहब आए, उन्होंने बोला कि जिस तरीके से लाइट का डुअल नेचर है, लाइट वेव एज वेल एज पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है, उसी तरीके से मैटर का भी डुअल बिहेवियर होता है, मैटर का भी डुअल नेचर होता है। मैटर ऑल्सो बिहेव एज particle as well as it also behave like a wave। ठीक, मैटर के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है बेटा, उसको मैटर वेव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मैटर वेव। ठीक, एंड दीज मैटर वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये मैटर वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डिफरेंट होती है। अब क्या बोला, क्या एक्सप्रेशन था, वो सब देखते हैं। तो देखिएगा, बिल्कुल आसान सी बात है। आसान सी बात क्या है भैया, कि आइंस्टीन साहब कह करके मर गए E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। सिमिलरली प्लैंक साहब भी कह करके मर गए E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। ठीक, तो अब दोनों के दोनों एनर्जी के बारे में ही बात कर रहे हैं, बट प्लैंक साहब बात कर रहे हैं पार्टिकल नेचर को लेकर के, और आइंस्टीन साहब बात कर रहे हैं वेव नेचर को लेकर के। तो डी ब्रॉगली साहब ने बोला कि भैया दोनों इक्वेशन जब एनर्जी के बारे में बात कर रही है, तो एक काम करो, इन दोनों को इक्वेट कर दो। mc स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? hc बाय लैम्डा के बराबर आ जाएगा। एक सी ने एक सी को मार दिया। ठीक, तो यहां पर हमारे पास लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा भैया? h अपॉन mc। ये वेवलेंथ आ गई किसकी? ये वेवलेंथ आ चुकी है सर हमारी फोटोन की। किसकी वेवलेंथ आ चुकी? फोटोन की। बिकॉज आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर c लिखा हुआ है। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, and photon travels with the velocity of light, so it is the wavelength of a photon। लेकिन डी ब्रॉगली साहब ने बोला कि अगर आपको वेवलेंथ किसी मूविंग पार्टिकल की निकालनी है, तो बस c की जगह वेलोसिटी पुट कर दो, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, या फिर मैटर भी बोल सकते हो आप। और ये जो लैम्डा एसोसिएटेड है बेटा, इसी लैम्डा को बोला जाता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या बोला जाता है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और ये एक्सप्रेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन mv। और फिजिक्स में हम लोग पढ़ चुके, मास इनटू वेलोसिटी होता है सर मोमेंटम के बराबर। तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन p हम यहाँ पर लिख सकते हैं। बस इतनी सी बात है डी ब्रॉगली साहब की। और अगली बात, डी ब्रॉगली कंसेप्ट बेटा एप्लीकेबल है ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। किसके लिए एप्लीकेबल है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है सर। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ एप्लीकेबल नहीं है। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इन सब पर आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ एप्लीकेबल है। और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि कार, ठीक, मूविंग बस, मूविंग बॉल, उनके ऊपर ये डी ब्रॉगली का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है।
बल्कि और अच्छे से ये बोलना चाहिए कि सिग्निफिकेंटली एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की जो वेवलेंथ निकल करके आती है, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकल करके आती है, वो इतनी कम होती है, इतनी कम होती है कि उसका कोई भी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, कोई भी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं होती। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि डी ब्रॉगली कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स like electron, proton, neutron, alpha particle, etc. Whereas it is not applicable for macroscopic particles like car, bus, ball, etc. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या आता है भैया हमारे पास? अगला आता है सर हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हाइजेनबर्ग साहब ने क्या बोला? हाइजेनबर्ग साहब ने बोला कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन तो एक वेव है, ये बात हम डिस्कस कर चुके। इलेक्ट्रॉन भी जिस तरीके से लाइट का डुअल नेचर है, उसी तरीके से डी ब्रॉगली साहब ने क्या बोला? एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, एनी मूविंग पार्टिकल आल्सो बिहेव लाइक अ वेव। तो अभी डी ब्रॉगली साहब ने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है, मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ भी कुछ वेव एसोसिएट होती है। तो अगर वेव एसोसिएट है मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ, तो हाइजेनबर्ग साहब कहते हैं कि एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली विद 100% एक्यूरेसी या फिर विद एक्यूरेट एक्यूरेसी। ठीक, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन एज वेल एज उसका मोमेंटम साइमल्टेनियसली एक साथ 100% एक्यूरेसी के साथ बता पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और इन्होंने अपना एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या दिया वो देखते हैं। क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया? del x into del p greater than or equal to h upon 4 pi। ये हमें याद रखना है। del x क्या है? अनसर्टेनिटी पोजीशन। del p क्या है? अनसर्टेनिटी मोमेंटम। और इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू होगा h upon 4 pi के। डायरेक्टली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें याद रखना है। और सर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो del x into m del v। सर m के साथ आपने डेल्टा यू नहीं लगाया, बिकॉज बेटा मास तो एक्यूरेट होता है, मास के साथ कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं आ सकती। अनसर्टेनिटी होगी तो किसमें होगी भैया? मोमेंटम में। अरे मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। ठीक है, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन वाला रूल लगाओ। ठीक, पहला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का डिफरेंशिएशन। अब सर मास तो एक्यूरेट है, मास में तो कोई अनसर्टेनिटी है नहीं, तो जो कांस्टेंट चीज होती है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? उसका डिफरेंशिएशन होता है सर जीरो। जो कांस्टेंट चीज होती है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन होता है भैया जीरो। ठीक है, तो ये हो चुका सर हमारा जीरो। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा x डेल्टा x इंटू एम डेल्टा v ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4। क्लियर बात अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेन चीज देखते हैं हम अपनी। अगली चीज आती है बेटा हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अगला क्या आता है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। और आज के टाइम में जो मॉडल ऑफ एटम चल रहा है भैया, वो चल रहा है हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ भी कुछ वेव एसोसिएटेड है। तो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम किस साहब ने दिया था? तो भैया ये दिया था श्रोडिंगर साहब ने। किसने दिया था? श्रोडिंगर साहब ने। नाम आई होप आप लोगों ने सुना ही होगा, क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। और इतना डिटेल में नहीं बता सकते हम इसको क्लास 11th में भी, बिकॉज ये हायर लेवल का कंसेप्ट है। बट बुक के अंदर एक क्वेश्चन छपी हुई होती है जो कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती। बुक के अंदर नाम भी होता है। बस इतनी नॉलेज हमें होनी चाहिए कि श्रोडिंगर साहब ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया एटम का, वेव मैकेनिकल मॉडल दिया एटम का। ठीक, अब यहाँ पर बात क्या आती है? यहाँ पर सबसे पहले बात ये आती है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, वो इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है।
तीनों डायमेंशन में, तीनों एक्सिस में, चाहे एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस हो, चाहे जेड एक्सिस हो। तो इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक वेव है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक वेव है। और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। क्या कैलकुलेट की जाती है? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना। और अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव फंक्शन एसोसिएटेड होता है। क्या एसोसिएटेड होता है भैया? एक वेव फंक्शन एसोसिएटेड होता है जिसको हम बोलते हैं साइन, डिनोटेड बाय दिस। ये त्रिशूल का साइन बना देंगे और इसको साइन बोला जाएगा भैया, जहां पर भी हमारा क्या होता है? साइलेंट। तो ये साइन क्या है? साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। साइन केवल और केवल आपका वेव फंक्शन, साइन केवल और केवल क्या है? एक वेव फंक्शन है। साइन का कोई भी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट साइन स्क्वायर का भी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। किसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है? साइन स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। और साइन स्क्वायर क्या बताता है? ये बताता है अबाउट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, या फिर आप बोल सकते हो इन 3 डायमेंशनल स्पेस। और जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, कहने का मतलब साइन स्क्वायर की वैल्यू जहां पर मैक्सिमम होगी भैया, रीजन अराउंड स्पेस वेयर साइन स्क्वायर इज मैक्सिमम, that is where probability of finding an electron is maximum, that region is known as ऑर्बिटल। उस रीजन को क्या बोलता है भैया जी? उस रीजन को बोलता है सर ऑर्बिटल। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। ऑर्बिटल क्या है? रीजन अराउंड न्यूक्लियस, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर sin square is maximum, that is where probability of finding an electron is maximum। और भैया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मतलब साइन स्क्वायर मिनिमम होता है सर, उस रीजन को बोला जाता है नोड। उसको क्या बोला जाता है सर? उसको बोला जाता है नोड। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। अभी तक तो हम ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ा करते थे। किसके बारे में पढ़ा करते थे सर? ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ा करते थे। के एल एम एन, ये सब क्या है? ऑर्बिट्स है। आप इनको शेल भी बोल सकते हो। के एल एम एन बोलोगे तो शेल कहा जाएगा, 1 2 3 4 बोलोगे तो ऑर्बिट्स कहा जाएगा। अब हमें देखना है, क्या देखना है सर? देखो ध्यान दो इधर। जिस तरीके से मेरे पास घर है, घर के अंदर होता है सर कमरा, कमरे के अंदर है सपोज करो अलमारी, और अलमारी के अंदर रखी है भैया जी बुक्स। मेरी अलमारी में तो बुक्स ही रखी हुई है, आपकी अलमारी में पता नहीं क्या रखा होगा, मेरी अलमारी में तो बुक्स रखी है। ठीक, मेरे पास घर है, घर के अंदर कमरा है, कमरे के अंदर अलमारी है, और अलमारी के अंदर सर जी क्या है? अलमारी के अंदर सर बुक्स है। उसी तरीके से एटम के अंदर, शेल के अंदर होती हैं सर सब शेल। शेल के अंदर क्या होती है भैया? शेल के अंदर होती हैं सब शेल। सब शेल के अंदर होती हैं ऑर्बिटल्स। सब शेल के अंदर कौन होते हैं? ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हम क्लास 10 में पढ़ा करते थे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, अब हमें ऑर्बिट के अंदर भी घुस जाना है। ऑर्बिट के अंदर सब शेल होती है। अब ऑर्बिट बोलूं या शेल बोलूं एक ही बात है, ठीक, नो डिफरेंस। ऑर्बिट के अंदर सब शेल है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। और ऑर्बिटल क्या है? रीजन अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और ऑर्बिटल होती है सर हमारी, जिस तरीके से ऑर्बिट्स हमारे पास के एल एम और एन होती है। देखिएगा यहाँ पर मेरे पास है सर घर, घर के अंदर मैंने बोला कमरा, कमरे के अंदर मैंने बोला
अलमारी, और अलमारी के अंदर मैंने बोला भैया जी बुक्स। उसी तरीके से मेरे पास होती हैं सर न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स। अब ऑर्बिट बोलो या शेल बोलो, चलो शेल ही बोल देते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। मेरे पास है शेल, शेल के अंदर होती है सर सबशेल, सबशेल के अंदर होती हैं भैया जी ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं सर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बात अच्छे से? ठीक। अब शेल के बारे में कौन बताएगा, सबशेल के बारे में कौन बताएगा, ऑर्बिटल्स के बारे में कौन बताएगा, और इलेक्ट्रॉन जो उस ऑर्बिटल में पड़ा है उसके बारे में कौन बताएगा? तो सर यहीं से हमारा टॉपिक चालू होता है, यहीं से हमारा टॉपिक चालू होता है जिसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स। 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं भाई हमारे पास, देखो कितना, 1, 2, 3 और सर जी 4। 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं हमारे, जो मुझे एक इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो मुझे कंप्लीटली बताते हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन एटम की किस शेल में है, उस शेल की किस सबशेल में है, उस सबशेल की किस ऑर्बिटल में है, और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है। ये सारी की सारी बातें कौन बताते हैं? चारों के चारों क्वांटम नंबर्स बताते हैं। तो सर शेल के बारे में कौन सा क्वांटम नंबर बताता है? शेल के बारे में बताता है बेटा हमारा, शेल के बारे में बताता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अध्यापक क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल n। सबशेल के बारे में कौन बताएगा? सबशेल के बारे में बताता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय L। ऑर्बिटल्स के बारे में कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल m, और बुक्स के अंदर अक्सर इसको ml से दिखाया जाता है। आप चाहे ml से दिखाओ या फिर आप चाहे सिंपली m बना करके दिखाओ, डजंट मैटर। तो ये हो चुका है भैया हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उस ऑर्बिटल में उसका स्पिन क्या है उसके बारे में बताता है हमें सर स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल s। क्लियर बात अच्छे से? अभी हम लोगों ने श्रोडिंगर साहब का नाम लिया था। श्रोडिंगर इक्वेशन भी होती है बहुत लंबी चौड़ी, बट उसके बारे में हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दैट्स नॉट इन आवर सिलेबस। तो श्रोडिंगर साहब की जो इक्वेशन थी, पूरा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होता है उसका, वहीं से ये क्वांटम नंबर्स आपके डिराइव हुए। श्रोडिंगर साहब की इक्वेशन से कौन कौन से क्वांटम नंबर डिराइव हुए सर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिराइव हुआ, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिराइव हुआ, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिराइव हुआ। स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर साहब की इक्वेशन से डिराइव नहीं हुआ, ये हमने केवल और केवल आर्बिट्ररीली एज्यूम किया हुआ है। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ये क्या क्या बताते हैं, क्या क्या बातें सिग्निफाई करते हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो अगर बात की जाए भैया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, किसके बारे में बात की जाए? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। तो सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताता है n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। अगर n की वैल्यू 1 है तो होगी हमारी k शेल, अगर n की वैल्यू 1 है सर तो कौन सी शेल होगी? k शेल। n की वैल्यू 2 है तो n शेल, 3 है तो m, और 4 है तो n। ठीक, ये हमें शेल्स के बारे में बताता है, इसके बारे में बताता है, शेल्स के बारे में बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो k शेल, 2 है तो l शेल, 3 है तो m शेल, 4 है तो n शेल। क्लियर बात अच्छे से? और इस चीज को समझने के लिए, क्वांटम नंबर्स को समझाने के लिए मैं बच्चों को एक कहानी सुनाता हूँ,
और वो कहानी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो कहानी क्या है सुनना आप लोग भी ध्यान से। सपोज करो बेटा मेरे पास एक होटल है, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक होटल है। उस होटल में कितनी मंजिलें हैं? उस होटल में 4 मंजिलें। कितनी मंजिल है सर? उस होटल में 4 मंजिल है, 1 2 3 4। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है नंबर ऑफ मंजिल, के मंजिल कौन सी है। और अगर केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है शेल कौन सी है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है कि शेल कौन सी है। अब सुनना ध्यान से, उस मंजिल के अंदर, उस होटल के अंदर 4 मंजिल है। अब देखो होटल बनाना वाला भी कलाकार इंसान था, 4 मंजिल बनाई उसने अपने होटल में और उस होटल में 4 तरह के कमरे रखे, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स। और वो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम कौन कौन से रखे सर? एक रखा सिंपल, दूसरा रखा प्राइमरी, तीसरा रखा डिलक्स और चौथा रखा फैंटास्टिक। क्या बोला मैंने? सिंपल, प्राइमरी, डिलक्स एंड फैंटास्टिक। अब सर ये नाम क्यों दिए आपने? ये नाम मैंने इसलिए दिए बेटा बिकॉज शेल के अंदर जो सबशेल होती है सर, सबशेल हमारे पास होती है कितनी? सबशेल हमारे पास होती है 4, एस पी डी और एफ। सबशेल कितनी होती है सर? 4 सबशेल होती है। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा सा लगे। सबशेल होती है भैया हमारे पास कितनी? 4। सबशेल कितनी होती है भैया? 4 होती है। कौन कौन सी? एस पी डी और एफ। इसीलिए मैंने टाइप ऑफ कमरा बोला सिंपल, प्राइमरी, डिलक्स, फैंटास्टिक। ठीक, अब मुझे खुद बताओ सोच करके, इतनी कॉमन सेंस हम लोगों के अंदर है कि मुझे बताओ सिंपल, प्राइमरी, डिलक्स और फैंटास्टिक में सबसे कम किराया किसका होगा और सबसे ज्यादा किराया किसका होगा? हाँ सर, नाम से पता चल रहा है। सिंपल वाले का किराया सबसे कम होगा, उससे ज्यादा प्राइमरी वाले का होगा, उससे ज्यादा डिलक्स वाले का होगा और सबसे ज्यादा फैंटास्टिक वाले का होगा। ठीक, और यही ऑर्डर ऑफ एनर्जी होता है। एस पी डी और एफ में सबसे कम एनर्जी होती है एस की, उससे ज्यादा होती है बी की, उससे ज्यादा होती है डी की और सबसे ज्यादा होती है भैया एफ की। क्लियर बात? अब एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू, एल से हमें कैसे पता चलेगा? एल की वैल्यू बेटा अगर 0 हुई, अगर एल की वैल्यू 0 हुई तो एस सबशेल होगा, 1 हुई तो पी सबशेल होगा, 2 हुई तो डी सबशेल होगा और 3 हुई तो सर एफ सबशेल होगा। क्लियर बात अच्छे से? ठीक, अगली बात सुनना। वो होटल बनाने वाला बहुत कलाकार इंसान था। ठीक, उसने क्या किया? उसने सोचा पहली मंजिल है तो उस पर ओनली 1 टाइप ऑफ कमरा रखूंगा, सिंपल वाला। दूसरी मंजिल पर 2 टाइप के कमरे रखूंगा, सिंपल भी प्राइमरी भी। तीसरी मंजिल पे 3 टाइप के कमरे रखूंगा, सिंपल भी, प्राइमरी भी, डिलक्स भी। चौथी मंजिल पे 4 टाइप के कमरे रखूंगा, सिंपल भी, प्राइमरी भी, डिलक्स भी और फैंटास्टिक भी। सोचो कितना दिमाग था उसमें। ठीक है, कितना दिमाग का उसने इस्तेमाल किया होटल बनाते हुए। पहली मंजिल पे केवल 1 कमरा, ठीक है, बल्कि ऐसे बिना बोलो 1 कमरा, ऐसे बोलो ओनली 1 टाइप ऑफ कमरा। बिकॉज अभी हम आगे चल करके देखेंगे कि सिंपल प्राइमरी, सिंपल वाला कमरा कितने हो सकते हैं, प्राइमरी वाले कमरे कितने हो सकते हैं, डिलक्स वाले कमरे कितने हो सकते हैं और फैंटास्टिक वाले कमरे कितने हो सकते हैं। अभी ओनली टाइप ऑफ कमरों की बात कर रहा हूँ। पहली वाली मंजिल पे ओनली 1 टाइप ऑफ कमरा और वो कौन सा? सिंपल वाला। दूसरी वाली मंजिल पर 2 टाइप के कमरे, सिंपल भी, प्राइमरी भी। तीसरी वाली मंजिल पर 3 टाइप के कमरे, सिंपल भी, प्राइमरी भी, डिलक्स भी। और चौथी वाली मंजिल पर 4 टाइप के कमरे, सिंपल भी, प्राइमरी भी, डिलक्स भी, फैंटास्टिक। ठीक, केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स हैं। पहली ऑर्बिट में ओनली 1 सबशेल दैट इज एस। दूसरी ऑर्बिट में, दूसरी शेल में 2 सबशेल एस एज वेल एज पी। तीसरी शेल में 3 सबशेल एस पी डी और चौथी शेल में 4 सबशेल एस पी डी और एफ। क्लियर हो रही है बात? दिमाग में बैठना शुरू हुआ। अभी धीरे धीरे मजा आएगा अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब सर जौन सी मंजिल होगी उस पर उतने ही टाइप के कमरे होंगे। जौन सी मंजिल होगी उस पर उतने ही टाइप के कमरे होंगे। कहने का मतलब टोटल वैल्यू एल की कितनी होगी? टोटल वैल्यूज ऑफ एल, टोटल वैल्यूज
ऑफ एल, टोटल वैल्यू सब शेल की कितनी होगी, जो वैल्यू शेल की होगी, जो वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की होगी। टोटल वैल्यूज ऑफ एल विल बी इक्वल टू टोटल वैल्यूज ऑफ एन, टोटल वैल्यू ऑफ एन। ठीक, अगर एन की वैल्यू 1 है तो एल की भी कितनी वैल्यू होगी, एल की भी कितनी वैल्यू होगी, 1। कौन सी होगी वो अलग बात है। एन की वैल्यू अगर 2 है तो एल की भी कितनी वैल्यू होंगी, 2। एन की वैल्यू अगर 3 है तो एल की भी कितनी वैल्यू होंगी, 3। एन की वैल्यू अगर 4 है तो एल की भी कितनी वैल्यू होंगी, 4। ठीक है, अगर पहली शेल है उस पर एक ही सब शेल होगा, ये मतलब है कहने का। अगर दूसरी शेल है उस पर 2 सब शेल होगी, मतलब एल की टोटल 2 वैल्यू होगी। कौन कौन सी होगी अभी उस पर बात नहीं करी मैंने, एल की टोटल वैल्यू कितनी होगी। आप इसको ये मत मान लेना एल की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, नहीं, एल की टोटल एक वैल्यू होगी। ठीक, दूसरी मंजिल पर एल की टोटल 2 वैल्यू होगी, कौन कौन सी वो अभी देखते हैं। तीसरी मंजिल पर एल की 3 वैल्यू होगी, चौथी मंजिल पर एल की 4 वैल्यू होगी। ठीक, आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी अच्छे से। अब बात करते हैं कौन कौन सी होगी, कौन कौन सी होगी। ठीक है, तो होगी भैया 0 से लेकर के n-1 तक, 0 से लेकर के n-1 तक। क्या कहना चाह रहे हो सर, चलो डिटेल में समझते हैं। एक टेबल बनाते हैं, यह भैया मेरे पास शेल, ठीक है, शेल, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रहा हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। ठीक, यहां मैं लिखता हूं टोटल वैल्यूज ऑफ, टोटल वैल्यूज ऑफ एल, यहां मैं लिखता हूं वैल्यूज ऑफ एल। दोनों में डिफरेंस समझना, टोटल वैल्यूज ऑफ एल का मतलब एल की टोटल कितनी वैल्यू होंगी, और वैल्यूज ऑफ एल का मतलब एल की कौन सी वैल्यू होंगी। ठीक, उसके बाद सबशेल, सबशेल कौन सी होगी। ठीक, तो देखो भैया पहली शेल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पहली शेल की, के शेल की। के शेल के लिए एल की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1। ठीक, एल की टोटल कितनी वैल्यू होंगी, जितनी एन की वैल्यू होगी, मतलब यहाँ पर पहली शेल में एल की टोटल एक वैल्यू कौन सी होगी, अभी अभी बताया 0 से लेकर के n-1 तक, मतलब 0 से लेकर के n की वैल्यू कितनी है, 1, 1 - 1 0, मतलब 0 से लेकर के 0 तक, मतलब कौन सी होगी सर, 0 होगी। और अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, लिखते चलो साथ साथ कॉपी में। एल की वैल्यू अगर 0 है तो एस सबशेल, 1 है तो पी सबशेल, 2 है तो डी सबशेल, और 3 है तो एफ सबशेल। ठीक, तो 0 आ गया तो इसका मतलब कौन सी सबशेल होगी सर, कौन सी होगी, एस। कौन सी मंजिल का एस, पहली मंजिल का एस, इसीलिए हम लिखेंगे 1s। इट मींस, अब जरा कहानी में आ जाओ, पहली मंजिल पर केवल वन टाइप ऑफ कमरा, और वो कौन सा, सिंपल वाला। पहली मंजिल पर ओनली वन टाइप ऑफ कमरा, और वो भी कौन सा सर, सिंपल वाला। ठीक है, अब आ जाओ सर दूसरी मंजिल पे, अब आ जाओ दूसरी मंजिल पे, दूसरी शेल पर। तो टोटल एल की 2 वैल्यू होंगी, कौन कौन सी, 0 से लेकर के 2-1 मतलब 1 तक, मतलब 0 भी होगी और 1 भी होगी। तो सबशेल हो चुकी है सर कौन सी, 0 का मतलब बताया एस, 1 का मतलब बताया पी। मंजिल कौन सी है, दूसरी, तो दूसरी मंजिल पर 2s भी मिलेगा, 2p भी मिलेगा। इतने अच्छे से क्वांटम नंबर पहले नहीं समझे होंगे कभी, जितने अच्छे से आज समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो दूसरी मंजिल पर 2 टाइप के कमरे होंगे सर, सिंपल भी और प्राइमरी भी, क्योंकि सिंपल कमरा दूसरी मंजिल का है, प्राइमरी कमरा भी दूसरी मंजिल का है, इसीलिए उन कमरों के बाहर नेम प्लेट पर 2s और 2p लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक, उसके बाद तीसरी मंजिल पर आए M3, टोटल एल की 3 वैल्यू होंगी, कौन कौन सी, 0 1 2। अच्छा एक चीज पर और गौर करो, क्या गौर करो,
if values of n is always less than the value of n, n की वैल्यू कितनी है 3 और l की वैल्यू 0 1 2, 3 नहीं होगी। l की वैल्यूज हमेशा n की वैल्यू से कम होगी, ना तो उसके बराबर हो सकती ना उससे ज्यादा हो सकती। ठीक, अब बताओ कौन सा सेक्शन सर 3s होगा 3p होगा और भैया 3d होगा। ठीक, अब आ जाओ जरा चौथी मंजिल पे। चौथी मंजिल पे सर हमें तो फैंटास्टिक वाला कमरा पसंद है, फैंटास्टिक वाला कमरा पसंद है, तो भैया मेहनत करके ऊपर जाना पड़ेगा चौथी मंजिल पे। और इस होटल में लिफ्ट है नहीं, जीने से मेहनत करके चौथी मंजिल पे जाना पड़ेगा, तब जाके फैंटास्टिक कमरा मिलेगा। बिकॉज देखो तीसरी मंजिल पर केवल डिलक्स कमरा आया। ठीक है, तो एल की टोटल 4 वैल्यू होंगी, कौन कौन सी 0 1 2 3। ठीक, तो इसका मतलब इसका मतलब 4s भी होगा 4p भी होगा 4d भी होगा और 4f भी होगा। समझ आ गई बात अच्छी? ठीक, मजा आया? चलो ठीक है, तो पहली मंजिल पर आप जरा केमिस्ट्री में आ जाओ। चलो पहले तो कहानी सुनो। ठीक है, पहली मंजिल पे ओनली वन टाइप ऑफ कमरा सिंपल वाला, उसको 1s बोलेंगे। दूसरी मंजिल पर दो टाइप के कमरे, सिंपल भी प्राइमरी भी, उसको 2s और 2p बोला जाएगा। तीसरी मंजिल पर तीन टाइप के कमरे, 3s 3p 3d। चौथी मंजिल पर 4 टाइप के कमरे, 4s 4p 4d एंड 4f। ठीक, केमिस्ट्री में आ जाओ। पहली शेल में ओनली वन सबशेल s, दूसरी शेल में ओनली 2 सबशेल s एंड p, तीसरी शेल में 3 सबशेल s p d। इसका मतलब d कौन सी मंजिल से चालू हुआ, d कौन सी शेल से चालू हुआ, तीसरी शेल से चालू हुआ। चौथी शेल में 4 सबशेल s p d और f। क्लियर बात अच्छे से? अब सवाल आता है सर सिंपल वाला कमरा, प्राइमरी वाला कमरा, डिलक्स वाला कमरा और फैंटास्टिक वाला कमरा, ये तो आपने टाइप ऑफ कमरे बताए। अब ये भी तो बताओ हर मंजिल पे सिंपल वाले कमरे कितने होंगे? हर मंजिल पे क्या, दूसरी मंजिल से प्राइमरी चालू हुआ, उसके बाद देखो प्राइमरी चलता ही जा रहा है। ठीक है, दूसरी मंजिल से प्राइमरी चालू हुआ, उसके बाद प्राइमरी चलता ही आ रहा है। तो दूसरी मंजिल से जो प्राइमरी चालू हुआ और उसके बाद हर मंजिल पर प्राइमरी नाम के कितने कमरे होंगे? तीसरी मंजिल से डिलक्स चालू हुआ तो उसके बाद हर मंजिल पर डिलक्स वाले कमरे कितने होंगे? चौथी मंजिल पे एफ चालू हुआ, फैंटास्टिक चालू हुआ, तो उसके बाद हर मंजिल पर कितने कमरे होंगे? सर आपने तो कहा इस होटल में केवल 4 मंजिल है। अरे भाई केवल 4 मंजिल इसलिए बोली क्योंकि आज तक हम केवल 4 शेल तक ही जा पाए, जबकि मैंने आपको बोला था बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ केवल 4 शेल नहीं होती, के एल एम और एल, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स। वो अलग बात है कि हम आज तक केवल और केवल 4 शेल तक ही जा पाए। क्लियर है बात अच्छे से? चलो अगला सवाल ये आता है सर सिंपल नाम के कितने कमरे होंगे, प्राइमरी नाम के कितने कमरे होंगे, डिलक्स नाम के कितने कमरे होंगे, फैंटास्टिक नाम के कितने कमरे होंगे? कहने का मतलब सबशेल के अंदर ऑर्बिटल कितनी होंगी, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल कितनी होंगी, एस सबशेल में कितनी ऑर्बिटल होंगी, पी सबशेल में कितनी ऑर्बिटल होंगी, डी सबशेल में कितनी ऑर्बिटल होंगी और एफ सबशेल में भैया जी कितनी ऑर्बिटल होगी? तो ऑर्बिटल कितनी होगी उसके बारे में बताता है सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ऑर्बिटल्स कितनी होंगी उसके बारे में बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एम या फिर एम के नीचे छोटा सा एम। ठीक, चलो टोटल वैल्यूज ऑफ एम कितनी होंगी? टोटल वैल्यूज ऑफ एम कितनी होंगी? मतलब एस सिंपल नाम के कमरे में सिंपल नाम का कमरा कितने होंगे? ठीक है, मतलब टोटल वैल्यूज ऑफ एम कितनी होंगी? टोटल वैल्यूज ऑफ पी कितनी होंगी? पी के लिए टोटल वैल्यूज ऑफ एम कितनी होंगी? मतलब प्राइमरी नाम के कितने कमरे होंगे? डी के लिए टोटल वैल्यूज ऑफ एम कितनी होगी? मतलब डिलक्स नाम के कितने कमरे होंगे? एफ के लिए टोटल वैल्यूज ऑफ एम कितनी होगी? मतलब फैंटास्टिक नाम के कितने कमरे होंगे?
ठीक, तो टोटल वैल्यूज ऑफ एम कितनी होगी वो बताएगा 2l+1। कौन बताएगा 2l+1। ठीक, कौन कौन सी होगी वैल्यूज ऑफ एम, कौन कौन सी होगी माइनस एल से जीरो को होते हुए प्लस एल तक, माइनस एल से जीरो को होते हुए प्लस एल तक। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सबशेल की। सबशेल, ठीक, सबशेल के बारे में किसने बताया था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने, एल। तो ब्रैकेट में हम एल की वैल्यू लिखेंगे क्या हो, ठीक। टोटल वैल्यूज ऑफ एम कितनी होगी, टोटल वैल्यूज ऑफ एम कितनी होंगी, ऊपर फॉर्मूला लिखा है 2l+1। वैल्यूज ऑफ एम कौन कौन सी होंगी, वैल्यूज ऑफ एम कौन कौन सी होंगी, ठीक, और सबशेल क्या हो जाएगी हमारी, सबशेल या फिर ऑर्बिटल, एक ही बात है, ठीक है। हालांकि एक बात तो नहीं है, बोलने के लिए एक ही बात मान सकता है, ठीक है। चलो, एस सबशेल अगर मेरे पास है, एल की वैल्यू होगी 1, एम की टोटल कितनी वैल्यू होगी, इसके अंदर एल की जगह 1 डालो जरा, सॉरी, एल की वैल्यू कितनी होगी 0, एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है। एम की टोटल कितनी वैल्यू होगी, एल की जगह डालो 0, तो एम की टोटल एक वैल्यू होगी। कौन कौन सी होगी, माइनस एल से प्लस 0 को होते हुए प्लस एल तक, मतलब माइनस 0 से 0 को होते हुए प्लस 0 तक, माइनस 0 से प्लस 0 तक। सर 0 तो ना माइनस का होता ना प्लस का होता, 0 तो 0 होता है, तो इसका मतलब वहां पर m की वैल्यू 0 होगी। टोटल m की एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू कितनी है 0, टोटल m की एक वैल्यू है और उसकी वैल्यू है कितनी 0, ठीक है। इसका मतलब, और 0 अभी क्या बताया था भाई, 0 s के लिए, ठीक है। तो s नाम का एक ही कमरा होगा, s नाम का सर एक ही कमरा होगा, ठीक है। पहली मंजिल पर सिंपल नाम का कमरा, और वो भी कौन सा, वो भी कितना, एक, ठीक है। समझ आई बात। एस सबशेल सिंपल नाम के कमरे कितने होंगे, तो हमने देखा टोटल वैल्यू की एक ही आ रही, मतलब सिंपल नाम का एक ही कमरा होगा, सिंपल नाम का एक ही कमरा होगा, और उस कमरे के नेम प्लेट पे क्या लिखा होगा, 0 लिखा होगा, ठीक। तो इसीलिए एक डब्बा बना करके दिखा देते हैं, इसीलिए एक डब्बा बना करके दिखा देते हैं। पी वाले में आ जाओ, प्राइमरी नाम के कितने कमरे होंगे, प्राइमरी के लिए एल की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 1 डालो यार, प्राइमरी नाम के 3 कमरे होंगे, प्राइमरी नाम के कितने कमरे होंगे 3, कौन कौन से होंगे, माइनस एल से प्लस एल तक, मतलब -1 0 +1, इसीलिए प्राइमरी नाम के पी सबशेल के हम 3 ऑर्बिटल दिखाते हैं, पी सबशेल के कितने ऑर्बिटल दिखाते हैं 3, नाम भी होते हैं इनके, नाम की अभी बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद डी सबशेल में आ जाओ, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, डी के लिए एल की वैल्यू 2, ठीक है। तो टोटल एल की वैल्यू कितनी आएगी, 2 to the 4 और 1 5, कहां से कहां तक, -2 -1 0 +1 +2, काउंट कर लो 5 हो गए टोटल। इसीलिए डी सबशेल में हम कितने ऑर्बिटल बनाते हैं भैया जी, डी सबशेल में हम बनाते हैं 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, ठीक। एफ शेल में आ जाओ, एफ शेल में आ जाओ, एफ के लिए एफ की वैल्यू कितनी होती है, एफ के लिए एल की वैल्यू होती है 3, 3 2 6 6 और 1 7, कौन कौन सी, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। इसीलिए एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल,
एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर बात? तो पहली मंजिल पर केवल सिंपल वाला कमरा होगा और कितना? एक। दूसरी मंजिल पर सिंपल भी मिलेगा, प्राइमरी भी मिलेगा। सिंपल नाम का एक कमरा, प्राइमरी नाम के 3 कमरे। सिंपल नाम का एक कमरा, प्राइमरी नाम के 3 कमरे। टोटल कमरे कितने हो गए दूसरी मंजिल पे? 4। दूसरी मंजिल पे कितने कमरे हो गए टोटल? 4। अब आ जाओ तीसरी मंजिल पे। सिंपल भी मिलेगा, प्राइमरी भी मिलेगा, डिलक्स भी मिलेगा। सिंपल नाम के कितने कमरे? 1। प्राइमरी नाम के कितने कमरे? प्राइमरी सिंपल नाम का 1, इधर देखो, सिंपल नाम का 1, प्राइमरी नाम के 3, 3 और 1 4, डिलक्स नाम के 5, 4 और 5 9, मतलब तीसरी मंजिल पर टोटल 9 कमरे आप लोगों को मिलने वाले हैं। चौथी मंजिल पर आ जाओ, सिंपल का 1, प्राइमरी के 3, 4 हो गए, डिलक्स के 5 9 हो गए, फैंटास्टिक के साथ तो चौथी मंजिल पर हो गए 16 कमरे। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? और यहीं पे थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर लगाओ। पहली मंजिल पे कितने कमरे होंगे? मंजिल का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, पहली मंजिल पर 1 कमरा, टोटल 1 कमरा। ठीक है। दूसरी मंजिल पर कितने कमरे होंगे टोटल? 2 का स्क्वायर कर दो 5, दूसरी मंजिल पे टोटल 2 का स्क्वायर कर दो 4, दूसरी मंजिल पे टोटल 4 कमरे। तीसरी मंजिल पे कितने कमरे होंगे? 3 का स्क्वायर कर दो 9, तीसरी मंजिल पे टोटल 9 कमरे। चौथी मंजिल पे कितने कमरे होंगे? 4 का स्क्वायर कर दो 16, चौथी मंजिल पर टोटल 16 कमरे। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? ठीक, तो ये थी बात हमारी क्वांटम नंबर्स के बारे में। एक बार समराइज अगर मैं करना चाहूँ, जो होटल की कहानी में सुना रहा था, उस होटल को बना करके दिखाना चाहूँ, तो होटल कुछ ऐसा होगा। ये कैसा होटल बना दिया सर आपने? अरे होटल ऐसे ही तो जाएगा, पहली मंजिल पे 1 कमरा, दूसरी पे 4, तीसरी पे 9, चौथी पे 16, फिर पांचवी पे बताओ 25, छठी मंजिल पे 36, 7th मंजिल पर 49, 8th मंजिल पर 64, 9th मंजिल पर 81, 10th मंजिल पे 100 कमरे। 10th मंजिल पे 100 कमरे। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि उस होटल पे केवल 4 ही मंजिल थी। ठीक, होटल ऐसे जाएगा और भैया उस होटल का कोई ग्राउंड फ्लोर नहीं है। ठीक है, समुद्र के ऊपर बना हुआ है। किसके ऊपर बना हुआ है? समुद्र के ऊपर, कोई ग्राउंड फ्लोर नहीं है। ठीक, तो पहली मंजिल ये हो चुकी, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल। ठीक, n इक्वल्स टू 1, इधर लिखते हैं लेफ्ट साइड, n इक्वल्स टू 1 पहली मंजिल, n इक्वल्स टू 2 दूसरी मंजिल, n इक्वल्स टू 3 तीसरी मंजिल, n इक्वल्स टू 4 चौथी मंजिल। पहली मंजिल पर ओनली 1 टाइप ऑफ कमरा होगा और वो कौन सा होगा? 1s। 1s का, 1s के नाम का केवल और केवल एक कमरा होगा। ठीक है, थोड़ा छोटा सा लिखते हैं। पहली मंजिल पर ओनली एक कमरा होगा, कौन सा? 1s। ठीक है, एक कमरा। दूसरी मंजिल पर 2s भी होगा, 2p भी होगा, एक कमरा 2s का, 3 कमरे 2p के। तीसरी मंजिल पर 3s भी होगा, 3p भी होगा, 3d भी होगा, 3s का एक कमरा, 3p के 3 कमरे, 3d के 5 कमरे। चौथी मंजिल पर 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा और 4f भी होगा। ठीक है, s नाम का एक कमरा, p नाम के 3 कमरे, d नाम के 5 कमरे और f नाम के 7 कमरे। टोटल कमरे कितने हो गए? टोटल कमरे कितने हो गए? तो पहली मंजिल पर टोटल एक कमरा, मतलब ओनली 1 ऑर्बिटल। दूसरी मंजिल पर 4 कमरे, मतलब 4 ऑर्बिटल। तीसरी मंजिल पर 9 कमरे, मतलब 9 ऑर्बिटल्स। और चौथी मंजिल पर 16 कमरे, मतलब 16 ऑर्बिटल्स। देख लो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इतनी बात क्लियर हुई होगी। मतलब अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता करने हैं, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता करने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता करने हैं, तो टोटल
total number of orbitals will be equal to प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। और भैया उस होटल में जो रूम है उस रूम में एक कमरे में दो ही लोग आकर के रुक सकते हैं, तो एक रूम में दो बंदे रुकेंगे तो n स्क्वायर रूम में कितने बंदे रुकेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बल्कि इसको मैं और अच्छे से लिखूं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स in a shell। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रुक सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल n स्क्वायर पता चला, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2n स्क्वायर आ गया। और ये वही फॉर्मूला है जो हम बचपन में क्लास 10th में पढ़ा करते थे कि किसी शेल में मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आकर के रुक सकते हैं, दैट इज गिवन बाय 2n स्क्वायर रूल। पहली शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी शेल में ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी शेल में ज्यादा से ज्यादा 32 इलेक्ट्रॉन आकर के रुक सकते हैं। ठीक, तो ये 2n स्क्वायर रूल कहां से आया, ये बात हमें आज पता चली। आई होप क्वांटम नंबर्स आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता दिया, एजीमुथल क्वांटम नंबर बता दिया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता दिया। अब बारी आती है स्पिन क्वांटम नंबर की। किसकी बारी आती है सर, स्पिन क्वांटम नंबर की। तो स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं। हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल है, ऑर्बिट है। ये ऑर्बिट दिखा दी मैंने, सर ये क्या करा आपने, ऑर्बिट तो सर्कुलर होती है, आपने इलिप्टिकल बनाई, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ऑर्बिट हकीकत में इलिप्टिकल होती है। जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सूरज के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स आ रही है, जिनके अंदर प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, वो ऑर्बिट्स सर्कुलर नहीं है, वो इलिप्टिकल है। और इसी तरीके से एटम के अंदर भी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स होती हैं वो सर्कुलर नहीं होती, इलिप्टिकल होती है। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट का कंसेप्ट किसने दिया, ये सवाल एनटीए में पूछा गया। नाम याद रखिएगा, समरफील्ड नाम के साइंटिस्ट ने, सोमरफील्ड नाम के साइंटिस्ट ने इलिप्टिकल ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया। अब जिस तरीके से हमारे सूरज के चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं और साथ साथ अपनी एक्सिस पर स्पिन भी कर रहे हैं, अपनी एक्सिस पर घूम भी रहे हैं। भाई यार सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, बिल्कुल लगा रही है। एक चक्कर कंप्लीट होने में एक साल लगता है। ठीक, अर्थ अपनी एक्सिस पर स्पिन भी कर रही है, एक स्पिन कंप्लीट होने में 24 घंटे लगता है, तभी तो दिन और रात होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम भी रहा है, एज वेल एज अपनी एक्सिस पर स्पिन भी कर रहा है। अब सर जी वो स्पिन जो है, वो स्पिन आपकी क्लॉकवाइज भी हो सकती है एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो ये मैंने बनाई क्लॉकवाइज स्पिन, ये मैंने बनाई एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो स्पिन क्वांटम नंबर, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर होगा +12, और अगर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर होगा -12। और अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो उसको अपवर्ड एरो से दिखाया जाता है। आप फुल्ली हेडेड एरो भी बना सकते हो या फिर सिंगली हेडेड एरो भी बना सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो उसको डाउनवर्ड एरो से दिखाया जाएगा। आप फुल्ली हेडेड एरो भी बना सकते हो एज वेल एज डाउनवर्ड एरो हाफ हेडेड भी दिखा सकते हो। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हुआ चलूंगा आपको। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये स्पिन क्वांटम नंबर +12 क्लॉकवाइज के लिए और -12 एंटी क्लॉकवाइज के लिए केवल और केवल हमने अपनी सहूलियत के लिए माना है, अपनी आसानी के लिए माना है। हकीकत में किसी को नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन जो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है उसका स्पिन क्वांटम नंबर +12 है या फिर -12 है। ये हमने केवल और केवल अपनी आसानी के लिए माना हुआ है। तो ये सवाल भी आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि S equals to +12, S equals to -12 is for clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा करेक्ट आंसर होगा S equals to +12 and -12 is only arbitrarily assumed. It has no classical analog। अरे पूरा स्पिन क्वांटम नंबर ही हमने एज्यूम करा हुआ है,
श्रोडिंगर साहब तो डिराइव ही नहीं कर पाए स्पिन क्वांटम नंबर को, ये हमने केवल अपनी तरफ से माना है। ठीक है, एस इक्वल टू प्लस हाफ क्लॉकवाइज के लिए होता है, ये माना। ठीक है, 100% सच नहीं है, सच क्या है नहीं पता। ठीक है, एस इक्वल टू माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज के लिए होता है, और एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये एस ऑर्बिटल अगर मेरे पास है सर, तो एस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज होगी और एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी। आप इसको फुल्ली हेडेड एरो से भी दिखा सकते हो, एज वेल एज हाफ हेडेड एरो से भी दिखा सकते हो। और सर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, ठीक है, आपका इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, ये इंटरनेट का तो सिंबल होता है साहब, ठीक है, जो हमारे मोबाइल के ऊपर बना हुआ आता है। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? तो आई होप आज का क्वांटम नंबर्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से डाइजेस्ट हुआ होगा अंदर तक। इतने अच्छे से आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, इतनी अच्छी कहानी के साथ आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। तो एक बार दोबारा इस लेक्चर को सुनिएगा, कम से कम एक बार सुनने में कहानी समझ नहीं आएगी, कम से कम 2-3 बार आप इस लेक्चर को सुनिएगा, देखिएगा, दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिएगा। और बेटा क्वांटम नंबर्स तो आपकी पाथफाइंडर बुक के अंदर भी आप चैप्टर खोलोगे उसमें दिए हुए हैं, तो इसीलिए बताना मेरा फर्ज था। तो इसीलिए आप इन पर प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, आपको पता होना चाहिए। कल की क्लास में मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का क्या रूल होता है, क्या तरीका होता है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद छोटे छोटे से टॉपिक्स है, एक एक दो लेक्चर में वो टॉपिक्स भी हमारे खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से करते हुए हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा। मिलता है आप लोगों से बहुत जल्द अगली क्लास में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।